Hello everyone, welcome to Drishti CUET. So guys, today again we are here with a very important session and this session is important once again. Why? Because आज का ये जो सेशन है टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं क्लास 12 का तो अगेन इससे आपको क्वेश्चन मिलेंगे. एंड अगर आप सीयूईटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे. तो आज का ये जो हमारा सेशन होगा इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे. हर क्वेश्चन के साथ आप इनके कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट कि आप अपने अपकमिंग एग्जाम, वेदर इट इज बोर्ड एग्जाम और इट इज योर सीयूईटी एग्जाम, दोनों ही एग्जाम के लिए आपको ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है वो बहुत हेल्प करने वाला है. सो विदाउट एनी डिले फटाफट से आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ. एंड अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज हमारी जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको फटाफट मिल जाएगी. तो चलिए विदाउट एनी डिले गाइस स्टार्ट करते हैं सेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ. हियर यू गेट अ क्वेश्चन, लाइक पहला ही क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग है. एज यू नो कि आपके मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं. तो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है वो भी आज आप यहाँ पे सीखेंगे. चलिए, कॉलम 1 में आपको एमिनो सिंथेसिस दिया हुआ है, एमटीपी दिया है, आईयूडी दिया है, एआरटी दिया है और सेकंड कॉलम में आपको उनके फंक्शंस दिए हुए हैं. देखो, सबसे पहले तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना उसमें बहुत सारे एब्रिएशंस हैं. आपको उनके फुल फॉर्म्स याद करने हैं बिकॉज आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि फुल फॉर्म से क्वेश्चन दे दिया जाए. तो यहाँ पे आपको इनके फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म वो सब कुछ याद होना चाहिए. जैसे यहाँ पे एमटीपी है, आईयूडी है, एआरटी है. अब अगर आपको इनका फुल फॉर्म पता होगा ना तो आप फटाक से आंसर कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन जो है छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा. पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर एमनियोसेंटेसिस. देखो, एमनियोसेंटेसिस ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम फीटल की एबनॉर्मेलिटीज को डिटेक्ट करते हैं. बेसिकली आप सभी ने सुना होगा कि यूट्रस में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस के चारों तरफ यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड भरी होती है, ठीक है. यही वो एमनियोटिक फ्लूइड है जो फीटस को किसी भी प्रकार के जर्क से, शॉक लगने से बचा के रखता है. नाउ अगर इस फ्लूइड को आप इंजेक्शन के थ्रू आप बाहर निकालते हो तो डेफिनेटली यू कैन डिटेक्ट द एबनॉर्मेलिटीज ऑल्सो, और साथ ही साथ ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूजफुल होता है. सो दीज आर द टेक्निक्स एमनियोसिंथेसिस. दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका जो है एमटीपी. एमटीपी का फुल फॉर्म है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. दैट मीन्स कि देखो, एक तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना विद द हेल्प ऑफ मेडिकल, लाइक अगर आप मेडिसिन के यूज से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं या फिर आप सर्जिकल मेथड से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं मेडिकल, और यू कैन से कि मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एमटीपी इज मेडिकली इंड्यूस्ड एबॉर्शन. ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी का 3, राइट. देन अगर हम बात करें गाइज यहाँ पे आईयूडी की, आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, राइट. इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मतलब एक ऐसा डिवाइस जो हमारे यूट्रस में काम करता है. और यूजुअली ये जो आईयूडीज होते हैं ये हमारे बर्थ कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं ये एक बर्थ कंट्रोल मेथड होता है. देन वी हैव एआरटी. एआरटी क्या है, एआरटी का फुल फॉर्म है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक. ये टेक्निक आजकल बहुत ज्यादा यूजफुल हो रखी है. व्हाई? बिकॉज ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक के माध्यम से आप इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकते हैं. अब देखो, इनफर्टिलिटी मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है ड्यू टू वेरियस रीजन, ठीक है. कोई बायोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाएगा, यूट्रस ब्लॉक हो जाएगा. अगर मेल की बात करें तो स्पर्म का काउंट लो हो जाता है, स्पर्म की मोटिलिटी लो हो जाती है. अगर फिजिकल बैरियर की बात करें तो इन्वायरमेंट और कई सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी लीड करते हैं. तो इनको ट्रीट करने के लिए एआरटी का मेथड यूज किया जाता है, जिसके अंदर कई सारे मेथड्स आते हैं. अभी हम उनको भी एक एक करके देखेंगे क्वेश्चन वाइज. इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट,
तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ए का ऑप्शन होगा 2, तो हमें ए का 2 आपको मिल रहा है 1 और 2 में, तो पहले ही आप 3 और 4 वाला ऑप्शन कट कर दीजिए। देन आता है आपका एमटीपी, एमटीपी हो गया बी का 3। अब देखो बी का 3 आपको सिर्फ इस ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहीं से आपको करेक्ट आंसर मिल चुका है बी का 3। आईयूडी आपका क्या है, बर्थ कंट्रोल, सी का 1 एंड डी का 4। सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया है क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ना है और उसमें से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर अप टू 6 मंथ पोस्टपार्टम, ठीक है। सेकंड कह रहा है आईयूडीज प्रोमोट फर्टिलाइजेशन। थर्ड कह रहा है सहेली इज अ hormonal IOD, and fourth statement is copper ion in copper tea helps in zygote implantation। अब इन सभी स्टेटमेंट में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देखो आपको यहाँ पता होना चाहिए सबसे पहले तो लैक्टेशनल एमिनोरिया के बारे में, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया को जब आप डिटेल में समझोगे ना, तो बेसिकली इस मेथड में होता क्या है कि जब बेबी, लैक्टेशन का मतलब क्या हो रहा है कि मदर की बॉडी से, मेमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो हम उसको कहते हैं लैक्टेटिंग मदर, राइट। तो जो लैक्टेशन का ड्यूरेशन होता है वो अप टू, अगर 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली बेबी ने मदर का मिल्क लिया है, तो उस ड्यूरेशन में, और भी कई सारे फैक्टर होते हैं, उस ड्यूरेशन में जो है अगेन जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये एक मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्टिव का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि जब भी बेबी मदर का मिल्क सक करता है तो कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, राइट। बेबी के सक करने की वजह से इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो व्हेनेवर बेबी सक्स मदर ब्लड, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। विच सप्रेस द ओव्यूलेशन बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ एलएच हार्मोन। अब अगर प्रोलैक्टिन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है वो इनहिबिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोलैक्टिन सीधा एलएच पे अफेक्ट कर रही है। वो क्या कर रही है, वो एलएच के रिलीज को कम कर दे रही है, इनहिबिट कर दे रही है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन सप्रेस हो जा रहा है। तो prolactin helps in prevention of hormonal cycle which leads to the release of egg and it provide a natural form of contraception। तो ये एक नेचुरल मेथड है, आपको बाहर से कोई मेडिसिन नहीं खाना है, कोई मेडिकल सर्जरी नहीं कराना है, नेचुरली यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सभी स्टेटमेंट को देखेंगे तो लैक्टेशनल एमेनेरिया इज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फॉर अप टू 6 मंथ पोस्टपार्टम। बिल्कुल करेक्ट है कि 6 मंथ तक अगर कंटिन्यूअसली बेबी और कुछ नहीं ले रहा है, सिर्फ मदर का मिल्क ले रहा है, तो इट इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आईयूडी प्रोमोट फर्टिलाइजेशन, ये गलत है। आईयूडी क्या था, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस था ना। तो जैसे आपका कॉपर टी इज अ टाइप ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो ये फर्टिलाइजेशन का इसका कोई रोल नहीं है। ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है यूट्रस के रास्ते को, सो दैट कि स्पर्म एंटर ना कर पाए, एग आपका वहां तक ना पहुंच पाए यूट्रस तक। सहेली इज अ हार्मोनल आईयूडी, नहीं ये हार्मोनल नहीं, स्टेरॉइडल आईयूडी। देन कॉपर आयन इज अ कॉपर टी हेल्प्स इन जाइगोट इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये स्पर्म को रीच नहीं करने देता है, इम्प्लांटेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। देन आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक। ठीक है, इनमें से कौन सी असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक कहलाती है। एआरटी के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। इनमें से कौन सी एआरटी की टेक्निक है, इफेक्टिव एआरटी। अब देखो इसमें क्या पूछ रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है एआरटी के लिए।
GIFT इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही यही है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, राइट? यानी हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाइगोट का ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट निकला। ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन, मतलब सीधा एग के साइटोप्लाज्म में स्पर्म के न्यूक्लियस को डाल रहे, राइट? तो डेफिनेटली ये भी आपका करेक्ट है, इंजेक्ट स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम। तीसरा कह रहा है GIFT इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इम्ब्रियो इनटू द यूट्रस। अब देखो, अगर आपको GIFT का फुल फॉर्म पता होता तो आपको आंसर निकल जाता। GIFT क्या है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, मतलब यहाँ पे हम गैमेट का ट्रांसफर करते हैं, ना कि इम्ब्रियो का ट्रांसफर करते हैं। क्या डिफरेंस है गैमेट और इम्ब्रियो में गाइस? गैमेट आपके होते हैं स्पर्म, राइट? और आपका जो एग होता है ओवा, ये आपके गैमेट कहलाते हैं, ठीक है? इम्ब्रियो क्या होता है? जब आपके जाइगोट में सब डिवीजन होता है, जाइगोट की जो वन सेल है वो डिवाइड होती है, तब आपका इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो हम इम्ब्रियो को नहीं डाल रहे हैं वहां पे, सीधा इस गैमेट का ट्रांसफर करते हैं, ठीक है? देन आता है IVF इन्वॉल्व फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब ही यही है कि हम लेबोरेटरी में कंट्रोल कंडीशन में स्पर्म और एग का फ्यूजन करा रहे हैं, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following is a hormone releasing intrauterine device? देखो, हमारे जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ना, वो कई टाइप के होते हैं। उन्हीं में से एक टाइप है आपका हार्मोनल IUD, राइट? हार्मोनल IUD का मतलब ये हुआ कि वो हमारी बॉडी में, अगर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आप खा रहे हो तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के थ्रू वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रासेप्शन के प्रोसेस को लेकर आएंगे, राइट? तो यहाँ पे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस? तो LNG20 एक हार्मोनल डिवाइस है, हार्मोनल IUD है, ठीक है? यूजुअली जो हार्मोनल IUD होते हैं ये कैसे होते हैं? ये भी आपके T शेप के कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होते हैं, जिसको हम लोग यूट्रस के अंदर डालते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये रिलीज करवाते हैं लोअर डोज ऑफ प्रोजेस्टिन, राइट? प्रोजेस्टिन, अब देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, प्रोजेस्टेरॉन से अलग है। प्रोजेस्टेरॉन अलग होता है, प्रोजेस्टिन अलग होता है। यहाँ पे मैंने आपके लिए डिफरेंसेस भी रखा था। चलिए देखो, दोनों अलग अलग है, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोजेस्टिन। प्रोजेस्टेरॉन आपका नेचुरल हार्मोन है जो कि कॉर्पस लूटियम से रिलीज होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वेयर एज प्रोजेस्टिन जो है ये आपके नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी होते हैं। तो ये सिंथेटिक यानी मैन मेड प्रोजेस्टिन हार्मोन हो सकता है। अब देखो, ये थिकनिंग क्या क्या करते हैं? ये थिकन्स द सर्वाइकल म्यूकस। तो जब इस हार्मोन का रिलीज होगा, राइट, इट वर्क्स बाय रिलीजिंग अ लो डोज ऑफ प्रोजेस्टिन। इसकी वजह से क्या होगा? जो सर्वाइकल होती है, सर्विक्स होती है, उस पे म्यूकस की एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, जिसके वजह से जो स्पर्म है अब वो वेजाइना से यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है? दूसरा, थिन द यूटेराइन लाइनिंग। जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो आपने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक कर देंगे, अगर वो थिक होगी तभी तो उसमें फीटस का जो इम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने उसकी वॉल को ही पतला कर दिया कि ना थिकनिंग होगी वॉल में, ना इम्प्लांटेशन होगा। तो ये क्या कर रहा है? ये उसकी वॉल को पतला कर दे रहा है। दूसरा, सप्रेस ओव्यूलेशन, मतलब ये ओवरी से एग का रिलीज भी सप्रेस कर दे रहे हैं। की फीचर्स क्या क्या होते हैं हार्मोनल IUDs के? इनका T शेप होता है, प्लास्टिक का बना होता है। हार्मोन रिजर्वॉयर होते हैं जिसमें हार्मोन होते हैं आपके प्रोजेस्टिन, एंड ड्यूरेशन इफेक्टिव ओवर 3 to 6 ईयर तक ये आपके बॉडी में इफेक्टिव रहते हैं। एंड इंसर्शन बाय अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दैट मीन्स कि आप इनको जो है ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट खुद से यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे मेडिकल हेल्प लेनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एम ऑफ एमनियोसिंथेसिस?
जो मुख्य काम है एमनियोसिंथेसिस का वो क्या है, प्राइमरी एम क्या है, टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द बेबी, to check fetal health and abnormality, to terminate a pregnancy, to add a fertilization। देखो यहाँ पे आपका जो पहला फंक्शन दिया है ना, टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ अ बेबी, ये भी करेक्ट है, ये बेबी के सेक्स को भी डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, बट इट्स नॉट द प्राइमरी रोल ऑफ एमनियोसेंटेसिस। यूजुअली एमनियोसेंटेसिस क्यों करवाया जा रहा है, दैट इज टू चेक द फीटल हेल्थ एंड एबनॉर्मेलिटीज। एबनॉर्मेलिटीज से क्या मतलब हुआ कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फीटस को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो रखा है, डाउन सिंड्रोम, किनफ्लिंटर सिंड्रोम टाइप्स। तो ये जो डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मेलिटी होते हैं, ये आप एमनियोसेंटेसिस मेथड के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेते हैं। Next, which of the following situation allows for a legal medical termination of pregnancy in India? Right? अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिचुएशन में जो एमटीपी है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का जो प्रोसीजर है, वो लीगल माना गया है इंडिया में। यूजुअली ये एक इलीगल प्रोसेस है, लेकिन कुछ कंडीशंस में इसको डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि ओके यू कैन गो फॉर एमटीपी, राइट। तो क्या वो कंडीशन है, व्हेन द प्रेगनेंसी इज अनवांटेड बाय द पेरेंट, if the pregnancy poses a risk to the mother's life, to reduce population growth, or for gender selection। तो किस लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, if the pregnancy poses a risk to the mother's life। तो इसी कंडीशन में ही हम सिर्फ यहाँ पे एमटीपी को फॉलो करते हैं, और इस कंडीशन के लिए ही ये लीगल है इंडिया में। नेक्स्ट है, which of the following is a non-steroidal oral contraception। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी है। यहाँ पे मालाटी, LNG-20, सहेली या फिर नॉरप्लांट। अगेन यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं गाइस, तो कोशिश करना इन सभी क्वेश्चन को आप फॉलो करना, इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन कर लेना कहीं पे, और आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे। तो देखो यहाँ सहेली जो है ये आपका एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है, जिसको कि वीक में एक बार लेना होता है, राइट। नेक्स्ट, which of the following is natural method of contraception। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा वो मेथड है जो नेचुरल है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। आईयूडी इंसर्शन, कोइटस इंटरप्ट्स, यूज ऑफ कॉन्डोम, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेचुरल मेथड। नेचुरल और सिंथेटिक होता है मैन मेड। तो खुद से नेचुरली आप किस तरीके से प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड को स्टॉप करते हैं, बाय कोइटस इंटरप्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जो है फ्यूजन, जो इंटरकोर्स हो रहा है, आप उसको ही स्टॉप कर दे रहे हैं। अ बर्थ कंट्रोल मेथड विच इन्वॉल्व्स द स्टॉपिंग ऑफ इंटरकोर्स बिफोर इजैकुलेशन, राइट। और इस मेथड के थ्रू आप जो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन है वो हम फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। अब बताना है आपको इनमें से कौन सा गलत स्टेटमेंट है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। कॉन्डोम्स प्रिवेंट एसटीडी, सहेली इज यूज्ड वीकली, कॉपर आयोडीज इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, एंड नेचुरल मेथड हैव हाई फेलियर रेट। तो देखो आपसे सीधा सीधा क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो डेफिनेटली कॉन्डोम जो होते हैं ये एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो अगर कॉन्डोम का यूज किया जा रहा है तो इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। सहेली को वंस अ वीक यूज किया जाता है। कॉपर आयोडी इंक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी। कॉपर का तो मोटिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है ना, वो तो उल्टा स्पर्म को खत्म कर रहा है। नेचुरल मेथड्स हैव हायर फेलियर रेट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि जरूरी नहीं है कि नेचुरल मेथड से आपका कॉन्ट्रासेप्शन ना हो, ठीक है। सो हियर कॉपर आयोडीज इंक्रीजेस स्पर्म मोटिलिटी, दिस इज द
wrong statement. Which of the following is an in vivo fertilization technique? देखो, in vivo और in vitro दो तरीके का fertilization technique होता है, ठीक है? एक होता है आपका in vivo और एक होता है आपका in vitro, राइट? क्या डिफरेंस है इन दोनों में, इन विवो और इन विट्रो में गाइस? देखो, जो इन विवो टेक्निक होता है ना, ये उसी जगह पे, जैसे जो इंटरनल जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर ही अगर हो रहा है, जैसे सपोज करो कि कोई बैक्टीरिया का सेल है, राइट? हमने अगर उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर ही कुछ इंसर्ट किया और हमने ऑब्जर्व किया कि क्या चेंजेस हो रहा है उसमें, तो ये इन विवो एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन अगर हमने वही चीज लेबोरेटरी में किया, मतलब बैक्टीरिया के अंदर से चीजों को बाहर निकाला और बाहर ही ट्रीट कर रहे हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है, तो वो होता है इन विट्रो, मतलब लेबोरेटरी में हम जो कर रहे होते हैं। आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा इन विवो फर्टिलाइजेशन का मेथड है? अब देखो, जीआईएफटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, दैट मीन्स कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बाहर हुआ, तभी तो आपका जो जाइगोट है वो बाहर बना, बाद में आपने जाइगोट को अंदर ट्रांसफर कर दिया। देन आता है आपका आईवीएफ। आईवीएफ भी आपका एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मेथड होता है, जिसमें हम लेबोरेटरी में स्पर्म और मदर की बॉडी से ओवरी निकालते हैं और उसको फ्यूज कराते हैं, फर्टिलाइज कराते हैं, एंड देन हम फिर उसको इंसर्ट करते हैं वापस से यूट्रस में। आईसीएसआई, आईसीएसआई क्या है? देखो, आईसीएसआई आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंसेमिनेशन है, मतलब हम सीधा स्पर्म को अंदर इंसर्ट कर दे रहे हैं, फर्टिलाइज वगैरह नहीं करा रहे हैं, राइट? एंड देन बाद में उसको हम डाल रहे हैं। ये जो जीआईएफटी है ना, ये आपका इन विवो फर्टिलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली हम फीमेल की बॉडी से ओवरी और स्पर्म निकाल रहे हैं मेल की बॉडी से, बाद में जो गैमेट्स हैं, स्पर्म और ओवा, उनको हम फैलोपियन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और वहां पे उनको अलाउ कर रहे हैं कि अब तुम दोनों आपस में फर्टिलाइज करो और जाइगोट का फॉर्मेशन करो। तो ये जो जीआईएफटी है ना, ये एक इन विट्रो इन विवो फर्टिलाइजेशन का मेथड है, मतलब जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, फैलोपियन ट्यूब जहां पे नेचुरली फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वहां पे हमने गैमेट को अंदर डाल दिया और अलाउड देम टू फर्टिलाइज। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कॉजेस। क्या होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। कॉजेस: हाई डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, इंक्रीज्ड माइग्रेशन, लेट मैरिज एज। ठीक है, तो देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डेफिनेशन क्या है? सडन इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन, जब अचानक से पॉपुलेशन में इंक्रीज होने लग जाता है, राइट? उस वजह से अब पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया, ठीक है, या फिर सडनली रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है उनका नंबर बढ़ जाता है, तो फटाफट वो रिप्रोड्यूस करेंगे और नए नए पॉपुलेशन, नए नए लोग आएंगे, यंगमैन आएंगे। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का रीजन क्या है? हाई बर्थ रेट, बर्थ रेट ज्यादा होगा तभी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और डेथ कम होना चाहिए, राइट? तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसका रीजन हो जाएगा ये हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज कैन नॉट बी कंप्लीटली क्योर्ड? कौन सी वो एसटीडीज हैं जिनका क्योर नहीं होता है या फिर नहीं हो सकता है? STD, sexually transmitted disease which can be occurred due to the bacterial और वायरल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरस की वजह से भी आपको ये STD हो सकते हैं, ठीक है? गोनोरिया, क्लैमिडिया, साइफिलिस या फिर जेनाइटल हर्पिस, इन चारों में कौन से वो STD हैं जो क्योर नहीं होंगे? दैट विल बी योर जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस आपके होते हैं हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के थ्रू। तो ये जो वायरस है ये कॉज करता है जेनाइटल हर्पिस की बीमारी, एंड ये वो बीमारी है जो क्योर नहीं हो सकती है। इसके अलावा आपका क्लैमिडिया, गोनोरिया और साइफिलिस,
और तो और ट्राइकोमोनियासिस, ये सभी वो एसटीडीज हैं जिनको क्योर कर दिया जा सकता है, बिकॉज ये किसकी वजह से हो रहे हैं, बैक्टीरिया या पैरासाइट्स की वजह से हो रहे हैं, जिसके लिए हम एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक या एंटी पैरासाइट्स मेडिसिन यूज करते हैं और इनको क्योर कर लेते हैं। लेकिन वायरस की वजह से अगर आपको बीमारी हो रही है तो ये इजिली क्योरेबल नहीं होता है। कौन कौन से हमारे इनक्यूरेबल एसटीडीज होंगे फिर, HIV एड्स जो कॉज करता है, देन HPV हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पिस, ये सभी हमारे इनक्यूरेबल एसटीडीज होते हैं बिकॉज दे कॉज्ड बाय वायरस। तो ये नाम आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Which of the following is a hormone based contraceptive? अब फिर से आ गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से हार्मोन बेस्ड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन से हैं? कॉन्डोम, कॉपर्टी, मालाडी, डायफ्राम। अब देखो नाम से आपको सीधा समझ में आ जा रहा होगा कि कॉन्डोम का हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है, कॉपर्टी का हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं है, राइट। डायफ्राम का तो अलग ही सीन है। मालाडी यहाँ पे जो मेडिसिन है ये आपके एक हार्मोनल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जिसके पास ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। Which of the following is the primary function of a spermicidal agent? स्पर्मिसाइडल एजेंट, देखो यहाँ पे स्पर्मिसाइडल एजेंट का क्या मतलब हुआ, जो स्पर्म को किल कर रहे हो, है ना। जैसे आप लोग पेस्टिसाइड्स पढ़ते हैं, राइट, बैक्टीरिया साइड्स पढ़ते हैं, उसी तरह स्पर्मिसाइड्स एजेंट वो हैं जो कि आपके स्पर्म को किल कर रहे हैं। हाउ टू किल और इमोबिलाइज स्पर्म। सो जो प्राइमरी फंक्शन होता है स्पर्मिसाइडल का वो है कि हमारे स्पर्म को या तो वो मार देते हैं या फिर उसको इमोबिलाइज कर देते हैं, वो चल फिर नहीं पाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज अ वेरी लो स्पर्म काउंट। अब देखो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर सपोज करो मेल को इनफर्टिलिटी हो रखी है, राइट, मेल की बॉडी में इनफर्टिलिटी हुआ है, तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, IUD, GIFT, IUI, और किस वजह से स्पर्म काउंट कम हो गया है, इस वजह से मेल इनफर्टाइल है, तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा, IUD, GIFT या फिर IUI। देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या है, IUD क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, तो यहाँ पे तो हमने यूट्रस को ब्लॉक कर दिया है ताकि स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे, तो इसका स्पर्म के लो काउंट होने से कोई लेना देना नहीं है। GIFT अगेन आपका गैमेट का हम अंदर इंट्रोडक्शन कराते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ये जो IUI है ना, ये इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन होता है, राइट। अब देखो अगर मान लो कि स्पर्म का नंबर कम है, राइट, तो चांसेस है कि जो स्पर्म है वो फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे या फिर यूट्रस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम क्या कह रहे हैं, सीधा हम इंजेक्शन लगा रहे हैं यूट्रस में और उसके थ्रू हम स्पर्म को एंटर करा दे रहे हैं यूट्रस में। अब वहां से स्पर्म जो है अपने आप पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। तो ये IUI मेथड जो है ये यूज किया जाता है आपके मेल पार्टनर के इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए इफ इज सफरिंग फ्रॉम लो स्पर्म काउंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेसेक्टोमी इज ट्रू। अब देखो वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ये सभी आपके एनसीईआरटी में टर्म गिवन है, तो इनसे क्वेश्चन आएगा ही आपको। क्या होते हैं इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट, आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेसेक्टोमी इज ट्रू। It protects against sexually transmitted infection. It causes hormonal change in man. It permanently prevents sperm from entering the semen. It requires general anesthesia. देखो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा that would be your 3. क्या होता है वेसेक्टोमी, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो वेसेक्टोमी है ये मेल की बॉडी में होता है, ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होगा ये वेसेक्टोमी, राइट। इसके प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जैसे सपोज ये आपकी टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस से आपका एपिडाइडिमिस लगा हुआ है और एपिडाइडिमिस से निकल के आ रहा है आपका क्या, वास डिफेंस, राइट।
तो ये जो हमारा वास डिफरेंस होता है ना, हम क्या करते हैं, इसी को कट कर देते हैं, पहले इसको टाइट करते हैं और फिर इसको कट कर देते हैं, जिससे हुआ क्या कि टेस्टिस से जो स्पर्म निकल के आ रहा है और वास डिफरेंस के थ्रू जो यूरेथ्रा में जाना है जिसको, वो यहीं पे कट हो जा रहा है, मतलब इसके आगे आपका स्पर्म पहुंच ही नहीं रहा है, राइट। तो ये भी एक मेथड होता है टू प्रिवेंट द कॉन्ट्रासेप्शन। Which hormone is administered to stimulate ovulation in the IVF प्रोसीजर? देखो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जानते हैं, इस प्रोसेस में आपको पता है कि बाहर से हम स्पर्म, जैसे मेल की बॉडी से स्पर्म को निकाला, उसको ट्रीट किया लेबोरेटरी में, फीमेल की बॉडी में हमने ओवरी को स्टिमुलेट किया कि वो एग रिलीज करे। जब ओवरी एग रिलीज करती है तो हम उस एग को कलेक्ट करते हैं और लैब में एग और स्पर्म का फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वो हार्मोन है जिसको यूज किया जाएगा ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए, सो दैट कि वो ओव्यूलेशन करे, एग का रिलीज करे, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका FSH है। देखो इस फिगर में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो हमारा FSH है, ये देखो यहाँ पे FSH का नंबर बढ़ रहा है और देखो इसी समय ओव्यूलेशन हो रहा है। LH और FSH जब बढ़ते हैं, इनका नंबर बढ़ता है, उसी समय आपका क्या होता है, ओव्यूलेशन हो रहा है। तो याद रखना ये दोनों पिट्यूटरी हॉर्मोन्स हैं। What is the most effective way to prevent STD? आपको बताना है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए कौन सा मेथड यूजफुल होगा। रेगुलर एक्सरसाइज, वैक्सीनेशन एंड प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेस या फिर वॉशिंग हैंड फ्रिक्वेंटली, राइट। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा मेथड हम यूज करेंगे सो दैट कि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। क्लियर है, वैक्सीनेशन एंड प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स। तो अगर आपने वैक्सीनेशन ले रखा है तो भी, क्योंकि यूजुअली जो बैक्टीरियल वाले होते हैं STD वो तो क्योरेबल होते हैं, लेकिन वायरस के लिए आपको वैक्सीनेशन लेना होता है। और साथ ही अगर आप सेफ सेक्स करते हैं तो भी आपको STDs नहीं होता है। The first reproductive health program in India was launched in, तो इंडिया में जो सबसे पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो किया गया था 1951 में। लास्ट क्वेश्चन गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्यूबेक्टोमी इज करेक्ट? देखो मैंने कहा था वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए कि ट्यूबेक्टोमी के लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। It involves a removal of the uterus to prevent pregnancy. It is a reversible surgical procedure for female sterilization. Tubectomy prevents the ovum from reaching the uterus by blocking the fallopian tube. और ट्यूबेक्टोमी इज लेस इफेक्टिव देन कॉन्ट्रासेप्टिव। तो देखो आपसे क्या करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ट्यूबेक्टोमी बेसिकली क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवम को फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस बाय ब्लॉकिंग द फैलोपियन ट्यूब। मतलब जब एक सपोज करो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट, लेकिन उसके बाद क्या रहा है, उसने फैलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दिया सो दैट कि अब ओवम आपके यूट्रस तक नहीं पहुंच रहा है। इस प्रोसीजर को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, राइट। सो जैसे आपने अभी वैसेक्टोमी में देखा था ना, वास डिफरेंस को टाइट करके कट कर दिया था, उसी तरह फैलोपियन ट्यूब को भी ब्लॉक कर दिया जाता है सो दैट कि अब जो ओवम है वो आपके यूट्रस तक नहीं पहुंच रहा है और फिर implantation नहीं हो रहा है। So these are the important questions related to reproductive health for your CBSE board exam as well as your CUET exam. आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लेना एंड अगर कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हैं हमारे चैनल पे। एंड ऑल्सो गाइज ये सभी क्वेश्चंस MCQ बेस्ड जो मैं आपको करवा रही हूँ, मैं इसी तरह आपको सभी टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगी। तो आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक टाइम पे मिल जाए। विद दिस थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।